आइए करते हैं शुरुआत 1 मिनट में एक खबर के साथ। झारखंड के धनबाद से खबर। सबसे पहले झारखंड के धनबाद में मॉर्निंग वॉक कर रहे एक जज की सड़क हादसे में मौत हो गई है। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें यह हादसा नहीं, मर्डर लगता है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। ये तस्वीरें उस सड़क हादसे की है जिसमें धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह बुधवार सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उसी दौरान रणधीर वर्मा चौक के पास न्यू जजेस कॉलोनी मोड़ पर एक ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। उन्हें वहां से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक्सीडेंट किया हुआ केस आया जो अनलोड करके आया, उनका इलाज हुआ, लेकिन इलाज के दौरान बचाया नहीं जा सका। बाद में पता चला कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है। एडीजे उत्तम आनंद को सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से उन्हें बचाना मुमकिन नहीं हो पाया। वहीं अब तक सामान्य सड़क हादसा लगने वाले मामले में तब नया मोड़ आया जब हादसे की तस्वीर सामने आई। वीडियो देखकर लग रहा है कि जानबूझकर जज की हत्या की गई है, जिसे हादसे का नाम दिया जा रहा है। एडीजे उत्तम आनंद के पास कई अहम केस थे और 6 महीने पहले ही धनबाद में ज्वाइन किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ होगा कि ये मामला हादसा है या फिर हत्या। अमरनाथ की गुफा के पास भी बादल फटा है, लेकिन राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त गुफा में कोई भी मौजूद नहीं था। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के अमरनाथ की है, जहां अचानक बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा बाबा अमरनाथ की गुफा के पास हुआ। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त गुफा में कोई मौजूद नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने के संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा से बात कर जानकारी ली है। राहत कार्यों और स्थिति के सटीक आंकलन के लिए एनडीआरएफ की टीमें वहां भेजी जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में किसी के आहत होने की खबर नहीं है। साथ ही गुफा के पास एसडीआरएफ की 2 टीमें पहले से ही तैनात हैं और एक और टीम को गांदरबल से रवाना कर दिया गया है। तो वहीं जम्मू के किश्तवाड़ में चिनाब नदी के आसपास के गांव खाली करवा दिए गए हैं। यहां कल बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। ये तस्वीर जम्मू के किश्तवाड़ की है, जहां बुधवार सुबह बादल फटा। लगातार कई घंटों तक बारिश हुई, जिसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए और तबाही का सबब बन गए। चिनाब नदी समेत कई नहरें ओवरफ्लो हो गई और रिहायशी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। 17 घायलों का रेस्क्यू किया गया, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। लकड़ी और पत्थरों के छोटे बड़े ढांचे पानी में ऐसे तबाह हुए जैसे कागज के बने हो। हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी किश्तवाड़ भेजी गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में एक राशन डिपो समेत 19 घर पूरी तरह तबाह हो गए। चिनाब नदी के आसपास बसे गांवों को खाली करवाया गया है। जम्मू कश्मीर में नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, अखनूर में नदी के किनारे बसे गांवों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। करगिल की बात करें, यहां पर भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। भारी बरसात की वजह से NH 301 को बंद किया गया। लद्दाख के कारगिल जिले में 2 अलग अलग जगहों पर मंगलवार शाम बादल फटे और अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ों पर हर तरफ से झरने फूट पड़े और नदी नहरों में जलस्तर बढ़ गया। कारगिल में बादल फटने के बाद जो तबाही हुई, उसमें एक मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 12 घरों को नुकसान हुआ और एक पुराना हाईवे ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 शव बरामद किए गए। भारी बारिश की वजह से NH 301 को बंद कर दिया गया है। ये नेशनल हाईवे कारगिल और जांस्कर को जोड़ता है। प्रशासन के मुताबिक NH 301 को आज बहाल कर दिया जाएगा। कारगिल में संकू में आए सैलाब की एक वजह और भी बताई जा रही है। पिछले दिनों यहां तापमान में अचानक वृद्धि हुई। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से बर्फ पिघली और नदी नहरों में अचानक पानी बढ़ गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, लिहाजा आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है।
उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा नदी सैलाब में तब्दील हो गई। आपको बताएं, वहां देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में बाढ़ से हाहाकार है। ये है देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर। जहां कभी भक्तों की भीड़ रहती थी, वहां बाढ़ से हाहाकार मचा है। देहरादून में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। आपने कुछ दिन पहले देहरादून के केम्प्टी फॉल्स की वायरल तस्वीर देखी होगी, जिसमें केम्प्टी फॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ थी। लेकिन इस वक्त यहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लगातार बारिश की वजह से झरने का पानी बढ़ गया है। इसीलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे झरनों के पास ना जाएं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा नदी सैलाब बनकर बह रही है। नदी का बहाव इतना तेज है कि बड़े बड़े पत्थर भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। पहाड़ों पर कुदरत का रेड अलर्ट जारी है, इसलिए इस वक्त पहाड़ों पर जाना आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 30 जुलाई तक भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के चमोली में बरसात की वजह से सड़कों पर मलबा गिर रहा लगातार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। नदियों में आए उफान की वजह से करीब 80 गांव का संपर्क टूट गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल हो रही है। ये तस्वीर देखिए, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये लोडर नदी में ही फंस गया। ड्राइवर ने कड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के चमोली में बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 7 जगह जगह से बंद है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही निचले इलाकों या नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। तो वहीं सड़कों पर बात करें, पहाड़ों से मलबा गिरने से रोकने के लिए पुश्ते जो हैं उनको लगाया जाता है, वो बनाए जाते हैं। लेकिन देहरादून में एक पुश्ता ही भरभरा कर गिर पड़ा। इसके चलते ट्रैफिक जो है पूरी तरह से ठप रहा, बाधित रहा। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुश्ते के भरभरा कर गिरने की तस्वीरें देखिए। पहले पुश्ते से 2-4 ईंटें गिरती हैं और फिर पुश्ते का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर जाता है। इन तस्वीरों से साफ है कि जब पुश्ता गिरा तो उस समय कोई गाड़ी आ जा नहीं रही थी। इसके चलते कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबे का ढेर लग गया, उसके चलते यहां यातायात ठप हो गया। बताया जा रहा है कि अभी सड़क किनारे बने इस पुश्ते को 2 साल का भी वक्त नहीं हुआ है और इतनी जल्दी ये गिर पड़ा। दरअसल इन दिनों ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। ऑल वेदर रोड की कटिंग के दौरान बने भूस्खलन क्षेत्र को रोकने के लिए पुश्ता बनाया गया था, जो बुधवार को गिर पड़ा। तो संसद का मॉनसून सत्र भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता चला जा रहा है। बुधवार को संसद में पर्चा फाड़ने वाले 10 सांसद निलंबित किए जा सकते हैं। लोकसभा में पर्चा फाड़ने वाले सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पर्चा फाड़ने वाले 10 सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। सरकार की ओर से पर्चा फाड़ने वाले सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। कल जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले पर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने प्ले कार्ड फाड़ कर उछाला। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हूटिंग की। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। वो विरोध कर सकते हैं, मर्यादाओं को तोड़ने का काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा करने के बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के लोग देख रहे हैं कि कौन किसकी आवाज दबा रहा है।
आइए आगे बढ़ते हैं, दिखा रहे हैं आपको लगातार 1 मिनट एक खबर। मोदी सरकार के नए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने को कह दिया गया। ऐसी यात्रा वो 15 अगस्त के तुरंत बाद ही निकालेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सभी नए 43 मंत्रियों को नया टास्क मिला है। 15 अगस्त के तुरंत बाद वो जनता से सीधे संवाद के लिए जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए सभी नए केंद्रीय मंत्रियों को निर्देशित किया है। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मंत्रियों को 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र कवर करने होंगे और 300 से 400 किलोमीटर यात्रा तय करनी होगी। इस यात्रा के दौरान मंत्रियों को लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताना होगा। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जन आशीर्वाद यात्रा का प्रारंभ स्थानीय रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के नजदीक से किया जाए, जिससे कि कार्यक्रम की शुरुआत समय पर हो जाए। बैंक्स के डूबने के बाद भी जमाकर्ताओं की 5 लाख तक रकम सुरक्षित रहेगी और उन्हें ये पैसा 90 दिन के अंदर मिल जाएगा। सरकार ने बैंक में पैसा जमा करने वालों को सुरक्षा देने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कल डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल 2021 यानी DCGC में संशोधन को मंजूरी दे दी। यानी अब कोई बैंक डूब जाता है तो इस कानून के बन जाने से बैंक में जमाकर्ताओं की 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहेगी। जमाकर्ताओं को ये पैसा 90 दिन के अंदर मिल जाएगा। अभी जमाकर्ताओं की 1 लाख तक रकम सुरक्षित रहती है। 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस में बदलाव 27 साल बाद हुआ है। सरकार बिल को संसद के मानसून सत्र में ही पेश करेगी। 1 लाख के बाद लगातार हम ही उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, उसका टाइम सीमा के अंदर देने का कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी अहम फैसला लिया। कैबिनेट ने कारोबारी अनियमितताओं के छोटे मोटे मामलों में जेल की सजा की बजाय जुर्माने के प्रावधान की मंजूरी दी है। और दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से सुरक्षा बलों की वापसी के बाद अफगान के लोगों के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के अलावा कोरोना और क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा हुई। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। इसके बाद साझा बयान जारी हुआ, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान पर अमेरिका की नजर बनी रहेगी। Even as we withdraw our forces from Afghanistan and NATO and others withdraw their forces, we remain very much engaged in Afghanistan. We have not only a strong embassy there, but also important programs that continue to support Afghanistan. वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में शांति के लिए आगे भी भारत का साथ मिलने की उम्मीद जाहिर की है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी कई नेताओं से मिल रही हैं। विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए वो आज भी कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में खेला होगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मशहूर हुए अपने नारे खेला होवे से बीजेपी को चुनौती दी थी और हराया भी। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने संयुक्त विपक्ष के लिए खेला होवे जैसा कोई नारा तय किया है, तो बनर्जी ने कहा पूरे देश में खेला होगा। इसके पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद राहुल गांधी भी थे। चर्चा के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस, कोरोना और विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने चाय पर चर्चा की। ममता बनर्जी से पूछा गया कि 2024 में मोदी के खिलाफ कौन होगा, तो उन्होंने कहा, मैं राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ये स्थितियों पर निर्भर करता है। मैं अपने विचार किसी पर थोपना नहीं चाहती। जब हम मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। हम मिलजुल कर विपक्ष का चेहरा तय करेंगे। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शाम करीब 6 बजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की।
और हिंसक झड़प के बाद असम और मिजोरम सरकार में शांति समझौता हुआ। केंद्र सरकार के दखल के बाद दोनों राज्यों में फिलहाल सहमति बनती हुई नजर आई है। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। सोमवार को असम मिजोरम सीमा पर बराक घाटी में दोनों राज्यों की पुलिस के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ था। इसमें असम पुलिस के 6 जवानों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस घटना का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जो खूनी झड़प के वक्त का है। ऐसा लग रहा है मानो 2 देशों के बीच युद्ध की ये तस्वीर हो। दूसरी ओर असम और मिजोरम सरकार ने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति जताई है। विवाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दखल के बाद यह तय हुआ कि दोनों राज्य सरकारें मसले के हल के लिए लगातार बैठकें करेंगी। असम मिजोरम विवाद पर केंद्रीय गृह सचिव ने 2 घंटे बैठक की। बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ विवादित जगह से दोनों राज्यों की पुलिस हटेगी। विवाद के निपटारे तक विवादित जगह पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। आइए एक मिनट एक खबर में आप कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की बात करें। केरल से डराने वाले आंकड़े आ रहे लगातार। बुधवार को देश में मिले कोरोना के नए केसेस में आधे से ज्यादा केसेस केरल से ही आए थे। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। केरल में एक दिन में कोरोना के 22,000 केस आने पर लेफ्ट सरकार सवालों में आ गई है। केंद्र ने एक टीम केरल भेजने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बकरी ईद पर लॉकडाउन में छूट से ही कोरोना फैला है। बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर। देश में 24 घंटों में कोरोना के 50% केस अकेले केरल से आए हैं। कोरोना के 43,654 केस में से 22,129 केस केरल से आए। 24 घंटों में देश में संक्रमण दर 2.51%, जबकि केरल में 12.35% रही। केरल में बकरी ईद के लिए 18 से 20 जुलाई तक लॉकडाउन में ढील दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। आईएमए ने भी ऐतराज जताया था। गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, लेकिन वो उन्होंने उनका डिसीजन ले लिया है स्टेट ने। तो अभी देखेंगे कैसा उसका इफेक्ट आता है ऑल ओवर इंडिया केसेस के बारे में। लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, इतना मैं कर सकता। और उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी हो रही, तो वहीं हड़ताली कर्मचारी भी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की जारी हड़ताल के बीच एस्मा लागू कर दिया गया। करीब 570 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं हड़ताल से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के कारण ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो जैसे साधनों पर लोग मरीजों को अस्पताल पहुंचाते दिखे। वहीं भदोही में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक कर्मचारी ने एम्बुलेंस के ऊपर चढ़कर बिजली के तारों को छूने की कोशिश की और खुदकुशी करने की धमकी भी दी। दूसरी ओर हरदोई में भी कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया। आर पार की लड़ाई को तैयार एम्बुलेंस चालक हाथों में पेट्रोल और गले में फांसी का फंदा डालकर आत्मदाह और आत्महत्या करने की चेतावनी देते दिखे। वहीं कानपुर में एम्बुलेंस का बेजा इस्तेमाल होने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। 2 ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें एम्बुलेंस मरीज की जगह बाइक पर लाद कर ले जाया गया। दोनों वीडियो रामा देवी स्थित काशीराम ट्रॉमा सेंटर के हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.